हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए आज हम लोग 64 नंबर सेट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सर आज का सेट कैसा लगेगा, ये ज़रूर सर रिप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप तक सर पहुंचाएंगे हम आज भी, लेकिन सर एकदम धीरे धीरे। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप प्रॉब्लम मतलब लगता है तो उसको फेस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको प्रॉब्लम फील हो तो प्रॉब्लम फील होना चाहिए सर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। यहां पर आप कहिएगा सर ये अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एमजीओ का विलियन। देखिए इससे बहुत पहले ये क्वेश्चन हम इस टाइप का लेकर आए थे, आपको शायद अगर बहुत पहले से आप कर रहे होंगे तो गौर फरमाइएगा। एमजीओ का विलियन डैश होता है, एमजीओ का विलियन डैश होता है। ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मामला क्या है, पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को। हम तो कह देंगे mg है बाबू, mg देखो कहां है। mg जब आप देखोगे तो mg आपको गौर फरमाइएगा, यहां पर mg ये मेनली लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा अगर सर, तो ये लिस्ट है। ये लिस्ट किसका है? बेसिक क्षारीय ऑक्साइड की अगर बात करोगे तो Na2O है, CaO है, Fe2O3 है, MgO है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी Al2O3 ZnO और H2O है। अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करोगे CO2 SO2 P4O10 है, और अगर उदासीन की बात करोगे तो CO और NO है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हमने कहा कि MgO का विलियन डैश होता है, यही ना क्वेश्चन है, तो सर MgO का विलियन डैश होता है तो आपको सर सोचना कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम सोचेंगे कैसे। तो हम कैसे सोचवाएंगे सर आपसे, अब ध्यान दीजिएगा। पहले तो उदासीन किसको कहेंगे, तो ये आपको याद रख लेना है सर। उदासीन की अगर बात करें, न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम बात करें, उदासीन में आपका CO और NO है। अगर हम कोई झोलझाल नहीं करना है, उदासीन में CO और क्या है, NO है। और अगर उभयधर्मी की बात करें, उभयधर्मी की बात करें, उभयधर्मी में आपका Al2O3 है, ZnO है और PbO2 है। ये आपका उभयधर्मी है, यहां भी लिखा हुआ है, या H2O भी आप कह सकते हो, या H2O2 भी कह सकते हो, मेनली H2O ले लेते हैं। चलो ये उभयधर्मी है, इतना तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो खूब ध्यान में रखना है चूंकि खूब पूछता है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये खूब पूछा जाता है, जिसको एकदम हर हाल में ध्यान में रखना ही रखना है, और कोई उपाय नहीं है। अब बात हुआ अम्लीय ऑक्साइड की, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। अगर हम अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय ऑक्साइड की बात करते हैं। चलिए अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें और क्षारीय ऑक्साइड, यहीं पर दो बात फंसता है। तो क्षारीय ऑक्साइड अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए बच्चे हैं तभी आप पकड़ पाइएगा, तभी आपका कॉमन सेंस यहां तक काम कर। सर रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। रीडिंग फैक्ट को लर्न करना नहीं है, ये ब्रेन को ट्रेंड करना है। और अगर आपका ब्रेन ट्रेंड है तभी आप पकड़ पाइएगा क्वेश्चन को बाय ऑप्शन, नहीं तो नहीं पकड़ पाइएगा, नहीं तो फिर सर तुक्का मारना पड़ जाएगा। प्रॉब्लम है क्या था? अब देखिएगा सर, प्रॉब्लम क्या है कि हम ये जानते हैं, अगर अम्लीय ऑक्साइड की बात करेंगे तो कौन कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम सर आपको क्वेश्चन पकड़वा देंगे कि मामला क्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सर अम्ल क्या क्या जानते हैं हमको ये बताइए। आप अम्ल के बारे में बताइए, कौन कौन सा अम्ल आप जानते हैं। आप H2SO4 जानते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप HNO3 जानते होंगे, नाइट्रिक एसिड। आप H3PO4 जानते होंगे, फॉस्फोरिक एसिड। आप अगर सर जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। आप H2CO3 जानते होंगे, कार्बोनिक एसिड, ये अम्ल है। आप क्षार जानते हैं सर,
ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से सर पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी हम लोगों से हो पाएगा। देखिए हम यहां करते हैं सर, अब अम्ल अगर आप जानते नहीं हैं तो जानिए अम्ल आप क्या क्या जानते हैं। आप जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं H2SO4 हो गया, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, आप जानते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये आप जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये आप तीनों जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आप क्षार जानते हैं, अगर आप क्षार जानते हैं तो क्षार के बारे में आप क्या जानते हैं सर? आप जानते होंगे NaOH, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते होंगे AlOH हॉल 3, AlOH हॉल 3, या आप जानते होंगे सर CaOH हॉल 2, या आप जानते होंगे सर FeOH हॉल 2। सर आप अगर ये जानते हैं, आप ही समझिए, इसी से क्वेश्चन पे हम सर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे हम थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि मामला क्या है। मामला है सर ऑक्साइड का। ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो उदासीन ऑक्साइड हो गया, एक उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, तीसरा अम्लीय ऑक्साइड हो गया, चौथा क्षारीय ऑक्साइड हो गया। ये 4 प्रकार के ऑक्साइड है। उदासीन में सब जानता है कि CONO होगा, उदासीन में सारे बच्चे जानते हैं कि CONO होगा। ये टॉपिक आज हम आपका क्लियर कर देना चाहते हैं सर। अब देखिए सर, एकदम आराम से कहते हैं सर, अगर हम ऑक्साइड, देखिए सर यहां पर सर है क्या कि अगर आप एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हम आपको परमानेंटली इस चैनल से ब्लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शंस है और हमारी टेक्निकल टीम को स्पेशल हिदायत है कि 2-4 बच्चे जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि 4 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं होना है। इसलिए 4 बच्चों को या 10 बच्चों को जो भी आप उल्टा मैसेज करते हैं सर, वो आप ब्लॉक हो जाइएगा और इस चैनल पे आप कभी नहीं आ पाइएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन देता है यूट्यूब कि ब्लॉक दिस यूजर फॉर दिस चैनल। आप सर कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, और 2-4 बच्चे सर पूरा सिस्टम को गंदा करेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे सर। अगर लाइव जितना होगा उसमें से 4 मेहनत होकर पढ़ेगा, क्या दिक्कत? तो आप ब्लॉक हो जाइएगा परमानेंटली, कोई भी क्लास आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए एकदम सर आप शिष्टतापूर्ण तरीके से पढ़ें, क्योंकि टॉपिक उल्टा है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। बच्चे पढ़ने वाले हैं सर, उसको पढ़ने दीजिए, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ठीक है। उदासीन अगर होगा तो CO और NO है, अगर उभयधर्मी होगा तो Al2O3 ZNO PbO2 और H2O है। इसमें कहीं कोई झोल नहीं, तुमको याद रखना होगा। लड़का अगर दिमाग लगाएगा तो ये भी याद कर सकता है, इसमें एकदम प्लेन है, 1-2 नहीं है तो उदासीन है, कहीं पर 1-2, इस सब में 1-2 है तो ये सब उदासीन नहीं है। अब अम्लीय ऑक्साइड की बात करते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, अब 2 बचा, एक अम्लीय दूसरा क्षारीय। तो हम सर अम्ल के बारे में जानते हैं कि H2SO4 HCl H3PO4 H2CO3 NaOH AlOH हॉल 3 CaOH FeOH हॉल 2। जब हम ये क्वेश्चन बनाने जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमको ये याद आना चाहिए कि अगर आप पढ़े होंगे तो MgOH हॉल 2 पढ़े होंगे, CaOH हॉल 2 पढ़े होंगे। जैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्षारीय है, जैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने जाते हैं सर, अगर आप नहीं समझिएगा, हम बार बार बोलते हैं पहले सेकंड से आइए सर, आपका काम हो जाएगा। MgO का विलियन डैश होता है, MgO का विलियन डैश होता है। जैसे हम Mg देखे, हमको ये पता है कि MgOH हॉल 2 बनाता है, हॉल 2 बनाता है तो ये क्षार है, आंसर मार देंगे हम खट से, क्षारीय। जैसे अगर मान लीजिए हमको दे दे, अगर हमको दे दे कि Al2O3 क्या है, तो हम डायरेक्ट मार देंगे ये उदासीन है, क्योंकि हमको याद है।
अगर आपको दे दे NaO क्या है तो हम कहेंगे अच्छा NaO इससे क्या बन सकता है, तो हम कहते हैं NaOH Hall 2 बनता है। इसका मतलब ये क्या है, क्षार है, इसका मतलब ये भी क्षार है। अगर आपको दे दे SO2 तो कहेंगे SO2 से क्या बन सकता है, तो कहेंगे H2SO4 टाइप है, ये H2SO4 है तो अम्ल है, इसका मतलब ये अम्ल है। अगर हमको दे देगा PO4 हम देखेंगे इससे क्या बन सकता है, तो हम कहेंगे अच्छा H3PO4 तो हम सुनवे किए फास्फोरिक एसिड, ये अम्ल है, इसका मतलब ये अम्ल है, इसका मतलब ये भी अम्ल होगा। क्या अगर आपको दे दे NO2 तो हम देखेंगे अच्छा NO2 है, NO2 से क्या बन सकता है, तो हम देखेंगे HNO3 बन सकता है। HNO3 क्या है सर, तो अम्ल है, इसका मतलब ये जो है अम्लीय ऑक्साइड है, खाली उभयधर्मी को छोड़ के। जैसे AlOH Hall 3 होता है, AlOH Hall 3 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्युमिनियम का ऑक्साइड जो Al2O3 है ये अपवाद में है और ये क्या होगा, उदासीन उभयधर्मी हो। उम्मीद करते हैं सर जो पहले सेकंड के से होंगे उन्हीं का क्लियर होगा, नहीं तो उसको दूसरे सेकंड से जो जुड़े होंगे उसको बकवासे लगेगा। तो सर हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप पहले सेकंड से जुड़िए, तो आपका काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा, नहीं तो आपका सर क्वेश्चन मिस होगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। बताइए सर आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कहता है भखरा डैश भखरा चूना बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा सर, PDF ऑलरेडी सर जा चुका है और आप लोगों को मिला होगा। देखिए सर कहते हैं भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, कैसे होगा सर, भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। अब सर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा सर, आप बिलीव कीजिए हम साइंस बहुत अच्छा पढ़ा देंगे आपको, आप जरूर पढ़िए सर सामने, मतलब हमको अंदर से ये आवाज आता है कि सर हम आपके साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। अब इसलिए कर सकते हैं सर कि देखिए 2 क्वेश्चन खूब पूछा है, सल्फ्यूरिक एसिड और जल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल, इसको आप तीव्र अभिक्रिया कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं सर, तीव्र अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना अब प्लस जल, इसको भी आप तीव्र अभिक्रिया कह सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है सर, इसको जरूर लिखिएगा सर, आपका काम हो जाएगा। देखिए कहते हैं PDF का लिंक सर, आपको PDF जो बच्चे नए जुड़ते हैं सर उनको मैं बता दूं कि SK झा PDF करके एक चैनल है, SK झा PDF करके टेलीग्राम पे एक चैनल है, यहां पर आपको सर PDF मिल जाएगा और लिंक आपका पिन किया हुआ है, जहां आप कमेंट्स करते हैं ऊपर में आपको लिंक दिख रहा होगा। लिंक सर ऊपर में PDF का लिंक जहां से मिलेगा सर, उसका लिंक हम ऊपर में दे रहे हैं 2-3 मिनट में सर। सल्फ्यूरिक अम्ल और जल ये तीव्र अभिक्रिया करता है, चूना और जल तीव्र अभिक्रिया करता है, लिख लिए। देखो अब देखिए सर, कोई कहता है मेरा नाम नहीं लिए, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। सर हम तो, मेरा मानना है कि आपका अगर सर हम खाना भी हाथ से खिला देंगे तब भी आप संतुष्ट नहीं होइएगा, लगेगा कि हाथ ठीक नहीं था कि गंदा तो नहीं था, तो इसका सर अब कोई उपाय नहीं है। कहते हैं भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। जब ये भखरा चूना हो गया सर, ये बनाने के लिए पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया जब ये कहेगा, या तो सल्फ्यूरिक एसिड मारिए पानी के साथ अभिक्रिया, जब ये कहें दुए को बात मानना, सल्फ्यूरिक एसिड ना तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना, एक लाइन का बात यहां खत्म हो जाएगा कहानी, कहीं कोई झोल नहीं। जैसे पानी के साथ कहेगा अभिक्रिया करेगा, पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया, पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया दुए को होगा, पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड या पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज चूना, यही 2 को मार देना सर, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सर यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना आपके लिए लेकर आए। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 Hall 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड ने गलती कर दी, बोर्ड ने सेम गलती क्या की, उस यौगिक का नाम बताइए जिसे सूत्र Al2SO4 हॉल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो बोर्ड का ये लाइन जो है ये कंप्लीट ये गलत है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन में लिया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं? ठीक है, अब सर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो सर 2 रसायन जब ये आप आइएगा, आप सब जानते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है हम लोग करते हैं फोटोग्राफी प्लेट को साफ करने में। ये आप सर खूब जानते होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन सर आप जब गौर से देखिएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड सर ये में नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी है, सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी है और सिल्वर ब्रोमाइड इसमें नहीं है। तो चलो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास है सिल्वर आयोडाइड और अब सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब बताइए सर आंसर, व्हाट इज द आंसर? सर आप जानते होंगे, हाँ ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करें सर तो इसका काम है कृत्रिम वर्षा करवाना, कृत्रिम वर्षा कराना। कृत्रिम वर्षा कराना। तो अब बताइए तब एक को ऑप्शन बच गया AgCl विथ सिल्वर ब्रोमाइड, B4 बॉल हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है B4 बॉल। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब देखिए सर, कहता है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए सर, सोचिए सर, हम बार बार बोलते हैं इन सब चीजों में आपको सोचना होगा, इधर से कॉमन सेंस जनरेट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा सर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो जब ये सर चूना हो गया और वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा, चूना है तो कैल्शियम होवे करेगा, होगा ना सर, और ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, मान लो CaO है या CaOH हॉल 2 है, ये भी चूना है सर, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा Cl2 के साथ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सर हमको बताइए। एक है बेकिंग सोडा, एक है बेकिंग पाउडर, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक है ब्लीचिंग पाउडर। हम ये नहीं जानते, चलो ये रिएक्शन अगर है CaOH हॉल 2 Cl2 से विक्रिया करेगा, CaO Cl2 बना देगा और H2O बना देगा। आप कहोगे सर CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया, मान ना दीजिए सर इसको आंसर। लेकिन अगर सर हम अभिक्रिया कितना याद करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अब देखिए सर मामला क्या है कि आप एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचिए सर कि मामला क्या है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द मामला। आप सर एक बार सोचिए, तब आपको क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, ना तो मामला आप गड़बड़ा दीजिएगा। आप क्वेश्चन का आंसर हमको बताइए। आप सर अगर पढ़े होंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की का फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2 पढ़े हैं सर फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2। अब देखिए सर देखिए नहीं समझिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये रिएक्शन आप भूल जाइए सर, ये रिएक्शन आपके पास रहेगा कहां जो आप बनाइएगा। हम सर उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो टफ है। क्वेश्चन क्या है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 5 साल तक पढ़ाते रहेंगे तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, उतना साइंस है मेरे पास। कहता है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाता है? लड़का कहता है ना कि अगर फिजिक्स बढ़िया है केमिस्ट्री खराब है, बायोलॉजी बढ़िया है कि फलना खराब है, चिलना बढ़िया है ढकेलना खराब है। अरे चुट्टा,
देखो तो तुम ये केमिस्ट्री हम तरह बताते हैं खराब है। देखो तो तुम हम कोनो पेपर पढ़ाएंगे चला 14 को सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, बस तू असीम अनुकंपा देगा। देखो बिना रिएक्शन के क्वेश्चन तोहर बनेगा और कोई लल्ला पैदा नहीं हुआ कि तोहर रोक देगा, ठीक ना। वो लड़का कहता था केमिस्ट्री सर के जो है ना तनी लगता है गड़बड़ है कि हम इसीलिए खाली केमिस्ट्री पेल ले हैं, जितना ले सकता है लोग, केमिस्ट्री का तो भंडार है मेरे पास। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यही ना है क्वेश्चन। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, ये CaSO4 इंटू हाफ H2O अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सर इसकी क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा है, अब बताइए सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से सर बताइए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, बताइए ना हो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। Na2CO3 होगा, फॉर्मूला बताओ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। Na2CO3 होगा, अरे दानव सब रे, NaHCO3, NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है रे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ध्यान देना, सेम है, बेकिंग पाउडर भी लगभग सेम होता है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इस चूना क्लोरीन के साथ, चूना है तो चूना होगा तो या CaO होगा या CaOH2 होगा, कोनो चूना ले लो दोनों में से, प्लस क्लोरीन होगा। तो सर बताइए ये जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम अपन बाप घर से देगा, तो सोडियम अपन बाप घर से नहीं देगा तो ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं होगा, दोनों में सोडियम। आई जब अभिक्रिया करेगा तो सल्फर कहां अपन नाना घर से देगा, इसका मतलब यो नहीं होगा क्योंकि एक में सल्फर है, एक में सल्फर है जो देगा, एक मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, तो CaOCl2 होगा। चला तो बता, तो CaOCl2 दे सकता है, Ca भी दे सकता है, O भी दे सकता है, Cl भी दे सकता है, आंसर हो जाएगा D4 डाउन। उम्मीद करते हैं सर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को पकड़वाया है। कुछ नहीं करना है सर, चूना क्लोरीन के साथ, चूना का ये फॉर्मूला होता है, क्लोरीन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें कहीं भी सोडियम नहीं है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में सोडियम है। इसमें कहीं भी सल्फर नहीं है, इसमें सल्फर फॉर्मूला में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब एक को ऑप्शन बच गया ब्लीचिंग पाउडर, बिना रिएक्शन याद किए हुए भी आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगला, अब यहां पर सर थोड़ा सा झोल है सर, रिएक्शन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है कि जब जिंक जो है ना ये CuSO4 से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है सर ZnSO4 प्लस Cu। जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। यानी अगर आपको कॉपर को निकालना है, विस्थापित करना है तो जिंक से अभिक्रिया कराना होगा। लेकिन सर अगर आप कहिएगा कॉपर विथ रिएक्ट विथ ZnSO4 और ये दे देगा आपको सर Zn प्लस CuSO4, तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग और ये सही है। ये सर सही है, ध्यान दीजिएगा। Zn कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, ZnSO4 प्लस Cu, ये सही है, ये होता है। तुम कहेगा ये काहे नहीं होता, अरे भाई मटिया तेल कभी पानी से रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन पानी दारू से रिएक्ट कर सकता है। तो जो रिएक्शन होता है वही होता है, जो नहीं होता है वो कभी नहीं हो सकता है। तो सर ये रिएक्शन नहीं होता है। अब इसको लिख लीजिए आप अलग से, और तब हम सर बात करेंगे कि क्या मामला है। जल्दी से लिख लीजिए सर, ये रिएक्शन होता ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉपर जब भी अलग होगा वो सल्फेट से अभिक्रिया नहीं करेगा। हो गया सर, फाउंडेशन भी आएगा, टारगेट भी आएगा, जिनको सर जरूरत होगी उनके लिए हम सर लेकर आएंगे आपके लिए। सर कुछ पैसों नहीं आएगा चला तो कैसे मेरा जीवन चलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1.5 से 2 लाख रुपया चला पर मंथ का खर्च है, 14 को स्टाफ काम कर रहा है, अब तो 2 और बढ़ गया, 16 को हो गया, मतलब देयर इज नो लिमिट्स। हम तो आज जोड़ रहे तो हमको बड़ा अजीब लगा कि अप्रॉक्स आजकल सर मिनिमम जो है वो टेक्निकल 14 से 15 हजार रुपया, और कॉलिंग स्टाफ सर आजकल 8 से 9 हजार में मिलता है।
जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। देखो जिंक सल्फेट, हम बोले थे तुमको, क्या बोले थे, जिंक सल्फेट कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जिंक सल्फेट कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। दैट इज द आंसर। वाह, अगला फिर क्वेश्चन हम सेम लाए हैं। कहता कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया था, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया जाएगा तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है। तो अब बताइए क्या होगा, पानी का निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। सर जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और हम कह सकते हैं कॉपर विस्थापित होगा, कॉपर विस्थापित होगा। कॉपर क्या होगा सर, विस्थापित होगा। व्हाट इज द आंसर सर, आंसर इज बी फॉर बॉल। रिएक्शन लिख लीजिएगा इसे। अगला टंगस्टन का गलनांक, इस हम लिस्ट दे दिए हैं गलनांक का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा तो सर इसको बैक करके कभी वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम वगैरह करके आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि दिख कम रहा होगा। देखो ई मेल्टिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस है। तो अब कहोगे सर इतना कैसे याद रखेंगे, मेनली सर सेल्सियस में ही याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पूछा है टंगस्टन, कुछ कुछ पूछ देता है सर, मामला गड़बड़ा देता है। ये टंगस्टन पूछा है। टंगस्टन होता है सर 3399, यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर 3399 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है सर, 3399 लिखा हुआ है आपके सेट में, सॉरी होता है। लेकिन जब आप देखोगे ना सर कहीं कहीं 3700 लिख देता है। गलनांक के कोई माई बाप नहीं है टेम्परेचर के। लेकिन तुम क्या मान के चलोगे, चूंकि तुम्हारा बोर्ड मान के चलता है 3380, तुम कहोगे सर यहां तो 3399 है तो अप्रॉक्स आंसर जाएगा। तुम देखो इसके अप्रॉक्स 3399 के अप्रॉक्स में 3083 नहीं है ना हो जाएगा, 3308 नहीं है ना हो जाएगा, 3830 नहीं है ना हो जाएगा, 3380 होगा। तुम कहोगे ये तो 3083 है। अब इसमें से किसका किसका याद रखना है, तुम अगर याद करना चाहते हो तो एगो सर कास्ट आयरन का जरूर याद रखना, उसके बाद सर गोल्ड का, लेड का याद रखने की जरूरत नहीं, सिल्वर का, स्टील का, रॉट आयरन, जिंक नहीं याद रखना, एगो एल्युमिनियम का याद रख लेना सर, एगो टंगस्टन का याद रख लेना। अब तुम कहोगे मास्टर बात तू एकदम कैसे समझ गया, यही तीन को पूछेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क में यही तीन को मेनली यूज होता है, इसलिए यही तीन को पूछेगा। एल्युमिनियम का होता है 659, कास्ट आयरन का होता है इधर 1204 और टंगस्टन का होता है 3399 डिग्री सी में। इतना आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ग्रुप डी का भी सर बैच हम लॉन्च करने वाले हैं कल सर आपका ग्रुप डी फुल सिलेबस का बैच भी देंगे और इंडिविजुअल बैच भी आपको दे देंगे सर। और करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रात में सर 9 से 10। आज सारा चीज जहां जहां आपको दिक्कत हो रहा था कल, वो सारा चीज आज सॉल्व कर दिया गया। धातु जो 35 डिग्री तापमान पर के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है क्या कहलाता है। अब क्या होगा, चलो एक ऑप्शन है पारा, एक ऑप्शन है गैलियम। लड़का आओ न देखता है ताव, कहता धातु जो द्रव अवस्था में होता है वो है पारा, और अधातु जो द्रव अवस्था में होता है, लड़का कहेगा अधातु जो द्रव अवस्था में होता है वो है ब्रोमीन। इतना नेकरा याद के लिए है बचवन सब कि खट से मारेगा पारा, अब हो जाएगा गलती, पारा और गैलियम दोनों होगा। रूम टेम्परेचर पर गैलियम ठोस अवस्था में होता है, ये भी लिख लेना। रूम तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में, और जैसे इससे बढ़ाओगे ये द्रव बन जाता है ठोस अवस्था। अगर यही क्वेश्चन चला दे देता कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब खाली पारा आंसर होता, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है तो सर गैलियम भी पिघल जाएगा। अब क्वेश्चन बताओ हम की करेंगे। मार्कर हाथ में है सर, एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिला के देखना मिल जाए। अरे क्वेश्चन का अब कोई माई बाप नहीं रहा चला। जब बिहार एसआई इन्फोर्समेंट एसआई जो बिहार का हुआ है उसमें एलसी सर्किट से क्वेश्चन पूछा है, देखो न जाके तरफ पता चलेगा। की पूछेगा, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो हर कोई माई बाप नहीं है कि पूछेगा, जितना पढ़ सकता है पढ़ लो, ठीक ना। बाद में मत कहना कि मास्टर बाप की बोला और की पूछा, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम का लेवल अप चला गया है।
ठीक है, हम पढ़ाएंगे चला और तुम पढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ा दें तुमको। अब तुम कहेगा कि सर उसके लिए बैच चलाइएगा क्या, पैसा हम सर चला पैसा लेते हैं, हम 99 रुपया लेते हैं हम फिजिक्स का, 99 रुपया लेते हैं हम केमिस्ट्री का। अगर वो भी तुम्हारे लिए ज्यादा है, हम कोशिश करेंगे कि आप चाहें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर के पास जरूर पढ़ें सर। अगर आपके पास टाइम है आगे 2-3 महीना, 2-2.5 महीना कम से कम, तो कहता है सर ध्यान दीजिए, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है सर ऊपर में टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। धातु जो 35 डिग्री तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में जाता है, तो सर आंसर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड देता ना तो खाली पारा होता, अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, पारा और गैलियम दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा द्रव में रहेगा, पारा द्रव अवस्था, और गैलियम ठोस अवस्था में। जैसे इसको हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे सर, पारा भी द्रव अवस्था में आ जाएगा और गैलियम भी द्रव अवस्था में आ जाएगा, गैलियम भी द्रव अवस्था में आ जाएगा। राइट इट डाउन। फिजिक्स का नया बैच आ रहा है सर 16 तारीख से एडमिशन स्टार्ट है, आप ले सकते हैं। वैसे हम बैच पे एक वीडियो बनाएंगे। धातु जो 35 डिग्री सी तापमान पर, आंसर हो जाएगा सर C4 कैट। कल हम इस पर सर वीडियो बनाएंगे। धुरीना पे वैसे एडमिशन नए बैच का सर स्टार्ट हुआ है। सिरोसिस रोग शरीर के सर सुने होंगे, लीवर सिरोसिस, कभी सुने हैं मस्तिष्क सिरोसिस, कभी सुने हैं हृदय सिरोसिस, कभी सुने हैं गुर्दा सिरोसिस, सुने होंगे लीवर सिरोसिस। सर ये जो लीवर सिरोसिस है ना, ये होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो धीरे धीरे फैलता है। सिरोसिस वो बीमारी है सर जो धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे फैलता है, तो इसको हम सर सिरोसिस कहते हैं। धीरे धीरे फैलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं। और ये लीवर में होता है सर। इसका आंसर बताइए सर, व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर आप लोग शायद जानते होंगे, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण। समस्थानिक प्रदूषण मतलब चला कार्बनिक प्रदूषण, यहां कार्बनिक प्रदूषण भी कह सकते हैं, कार्बनिक प्रदूषण भी कह सकते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण यानी कार्बनिक प्रदूषण, बता क्या होगा, व्हाट इज द आंसर सर। ए नंबर आंसर होगा चमड़ा उद्योग में। रेयन पहला, अगर रेयन की बात करें, यह कृत्रिम रेशा है, पूछता है सर। रेयन जो है कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम रेशा अगर पूछेगा तो नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा जो मानव ने जो रेशा बनाया वो है चला नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा है चला नायलॉन। कागज उद्योग होगा नहीं, वस्त्र उद्योग होगा नहीं। व्हाट इज द आंसर, बी मत मार देना चला, बी नहीं होगा। दिस इज नॉट कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग भी नहीं होगा। हो गया। अब सबसे औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण, अगर चला क्वेश्चन तुमको ये पूछ देता, ये लिख लिया, बता दे सर शांत दिमाग होके पढ़िए, तो आपको सर मेरा क्वेश्चन, हम चाहें तो चिल्ला सकते हैं लेकिन चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा चिल्लाएगा तब आपका काम होगा। देखिए सर, अगर वायु प्रदूषण सबसे अधिक कहेगा, देखो ये कह रहा है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक, मलबा से प्रदूषण, मलबा मतलब कचरा से प्रदूषण, तब चमड़ा उद्योग हो। लेकिन अगर वायु प्रदूषण सबसे अधिक कहता तब हो जाता चला वायु प्रदूषण सबसे अधिक। वायु प्रदूषण सबसे अधिक अगर कहेगा, सबसे अधिक अगर कहेगा तो हम कहेंगे कागज उद्योग से, इसको लिख लो, या एस्बेस्टस उद्योग से, या सीमेंट उद्योग से। कागज या सीमेंट उद्योग, यहां कागज उद्योग या सीमेंट उद्योग कर सकता है, यहां कागज उद्योग या सीमेंट उद्योग कर सकता है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलता है। चमड़ा उद्योग से सर मलबा प्रदूषण जो होता है सबसे ज्यादा फैलता है। रेयन पहला कृत्रिम रेशा है, पहला प्राकृतिक रेशा नायलॉन है, पहला प्राकृतिक रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट देखिए सर, मॉन्ट्रियल संलेख, नाम तो सुना ही होगा सर। मॉन्ट्रियल संलेख जो है ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ये मॉन्ट्रियल पर धीरे धीरे सर ओजोन परत का नाश हो रहा है। ये पहली ऐसी सर संधि है
197 देशों की 197 कंट्रीज इसमें अवेलेबल है। मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, इसमें 197 देशों ने इसको साइन किया है। और यह है क्या सर, जो ओजोन परत का नाश हो रहा है ना एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह चलाने से, उसको कंट्रोल करने के लिए यह संस्था बनी है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम बना है, जिसमें कितने देश हैं सर, 197 देश हैं। ओजोन परत का नाश को बचाने के लिए, ये जो ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, इसको बचाने के लिए एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह पे काम चल रहा है कि अंधाधुंध पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो सर इसमें 197 देशों ने भाग लिया है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2050 तक ओजोन क्षय को कंट्रोल कर लिया जाएगा। 2050 तक ओजोन परत का क्षय कंट्रोल होगा, ओजोन क्षय नियंत्रित होगा, ओजोन क्षय नियंत्रित। कितना तक सर, 2050 तक। 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ है सर, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है सर। जैसे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दे, खट से ओजोन अवक्षय आंसर मार देना, तुम्हारा सही हो जाएगा। कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो कहते हैं 197 देश है इसमें, 2050 तक ओजोन क्षय को नियंत्रित करने का दावा रखा गया है और 1 जनवरी 1989 को यह सर प्रभावी है। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है, लिख लिए? हो गई? आंसर बताइए। ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना, ओजोन अवक्षय तत्वों को क्या करना, जो ओजोन को अवक्षय यानी ओजोन परत को जो क्षय पहुंचाता है, वैसे तत्वों को कम करना ही सर इसकी जवाबदेही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। अब सर देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? अल्पाका, ये अपाचे नहीं होता सर, अल्पाका होता है। ये अल्पाका जानवर है सर, इसको ऊन के लिए पाला जाता है। हम लोग गांव घर में सर भेड़ वगैरह कह देते हैं, भेड़े के जैसा ये भी होता है, लेकिन भेड़ नहीं होता है, ये अल्पाका होता है। ठंडे प्रदेशों में ये पाया जाता है। इससे सर ऊन फाइबर का हम लोग निर्माण करते हैं। बाद बाकी कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, कोई खास काम नहीं है इसका। अगला क्या है सर, कहता है पादपों में अस्थाई बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको सर विभेदन कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। प्रस्वेदन का मतलब होता है स्वेदन, पसीना वगैरह जो चलता है ना सर, पसीना वगैरह जो चलता है, इसको हम प्रस्वेदन कहते हैं। ये इसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। परिपक्वन, परिपक्वन मतलब सर मैच्योर होना या पक जाना आप कह सकते हैं। उसके बाद श्वसन, श्वसन मतलब समझिए ना, रिस्पिरेशन, सांस लेना, सांस लेना श्वसन कहलाता है। हो गया? जल्दी लिख लीजिए सर, आंसर हो जाएगा सर क्या? विभेदन, डी फॉर डॉग। अगला, ई क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। कभी कभी सर क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। पक्षी वर्ग में डैश होता है, तो सर देखिए, पक्षी में बाल होता है कि पंख होता है? ये जो पक्षी है सर, इसमें बाल होता है कि पंख होता है? आप कहिएगा पंख होता है। तो अगर पंख होता है सर, तो बाल वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना? देखिए कितना कॉमनली क्वेश्चन बन जाए। पक्षी वर्ग में डैश होते हैं, तो सर बाल तो होता नहीं, पक्षी में पंख होता है, बाल तो हम लोगों को होता है, बाल वाला ऑप्शन गया। अब बचा पंखों के साथ कि पंखों के बिना, तो कहेंगे पंखों के साथ। आंसर कहीं देखने की जरूरत नहीं। बताइए व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 14 का आंसर बता दीजिए सर क्या होगा। देखिए हमने क्या कहा सर, एकदम सिंपल है। पक्षी वर्ग में डैश होते हैं, तो बाल तो होते नहीं पक्षी में, तो बाल की तो बात ही नहीं करेंगे पक्षी में। अब एक ही ऑप्शन हो गया, पंखों के साथ या पंखों के बिना, तो पंखों के साथ इज द आंसर, बी फॉर बॉल इज द आंसर। क्लियर सर? साइंस ना बड़ा हिसाब से पढ़ने का चीज है। अगर ग्रुप डी में सर जितना मार्क्स है आपका मैथ है ना, उतने मार्क्स का आपका साइंस भी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से ज्यादा पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से उससे कम पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से सबसे कम पूछे जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजी बढ़ा दें, कोई माई बाप नहीं, हम कुछ अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पागल हो चुका है, सारे बोर्ड पागल हो चुके हैं। बच्चे की फॉर्म की संख्या ज्यादा हो गई है,
नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, छांटने के लिए सब पगला गया है, की पूछेगा और कोई माई बाप नहीं। कहता वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि का वेग, तो हम जानते हैं सर, हम बार बार बोलते हैं 331, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, लेकिन 331 लिखने से काम नहीं चलेगा। 331 मीटर पर सेकंड हमको लिखना होगा, मीटर पर सेकंड लिखना होगा, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। आई जब नहीं रहेगा तब 332 मीटर पर सेकंड आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अब बताइए सर क्या हो जाएगा? वायु में 0 डिग्री से तापमान, जैसे आप देखिएगा सर आपको 330 तो होगा नहीं, 330 तो होगा नहीं, अब एगो 331 मीटर सेकंड दिया है, एगो 331 मीटर प्रति सेकंड दिया। सर एकदम कंफ्यूज आइएगा नहीं, वेग है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेरी गुड, ए इज द आंसर। सर जो लोग लेट से जुड़ते हैं, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आपके लिए, बहुत मेहनत करके सर क्वेश्चंस लाते हैं, जरूर इसका आनंद उठाइए सर। ग्रुप डी में जितना मार्क्स का मैथ है उतना मार्क्स का सर आपका साइंस है। एनटीपीसी में सर 12 से 15 क्वेश्चन होंगे साइंस के, और सर अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो मामला बनाना पड़ेगा। देखो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? न्यूटन का शीतलन नियम सर कहता है कि बहुत ज्यादा गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उतना ही उससे ज्यादा समय लगेगा। कंडीशन सप्लाई, तापमान का अंतर बहुत कम होना चाहिए। नहीं समझे सर? सर कभी दूध आपने गर्म किया है? किया है सर? दूध अगर आपने गर्म किया होगा तो आप ये चीज गौर किए होंगे कि बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में अगर जितना समय लग रहा है, थोड़ा ठंडा होने से पूरा ठंडा होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। यानी अगर 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 बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा, बहुत गर्म से, ध्यान दीजिएगा, बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जो समय लगता है, बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जो समय लगता है, अगर 10 मिनट लगा तो थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक लगेगा। 10 मिनट से अधिक लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये बहुत कम तापमान के लिए, न्यूटन का शीतलन नियम कहता है ये बहुत कम तापमान के लिए लागू होता है। तब न्यूटन का शीतलन नियम लिख के डाल दीजिएगा और लिखिएगा बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा, जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है सर, ध्यान दीजिएगा सर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने में अगर 10 मिनट लगता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में लड़का ई ना समझे कि यहां 10 का डिफरेंस है तो 10 मिनट लगा, यहां भी 10 का डिफरेंस है तो 10 मिनट लगेगा। नहीं, यहां 10 मिनट से अधिक लगता है। अब जल्दी से इसको सर बना जाइए, लिख लीजिए, ये न्यूटन का शीतलन नियम लिख के डाल दीजिएगा, और ये बहुत कम तापमान के लिए लागू होता है या बहुत कम तापांतर के लिए लागू होता है। हो गया? हो गया सर? बहुत कम या थोड़ा से थोड़ा ठंडा होने में 10 मिनट, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक, बहुत कम तापमान के लिए। सर 10th का बैच मैं कल में भी अनाउंस करूंगा। साइंस में खुद पढ़ा रहा हूं और मैथ मेरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और एक मैम है वो संस्कृत पढ़ाएगी, एक सर हैं वो हिंदी पढ़ाएंगे, जो हिंदी वाले प्रणव सर हैं, और भी सारे अच्छे अच्छे टीचर जो एसएसटी में हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज सर लगाएंगे। और 2 महीने के अंदर सर आपका कोर्स, जो भी आपके भाई लोग हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि जब तक जीवन में वो आगे बढ़े, तो मेरे फिजिक्स मेरे केमिस्ट्री के साथ वो आगे बढ़े, तो हमको भी खुशी होगी सर। अगला, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है कब? हम बोले ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तब। आई क्या कहता है इस नियम के अनुसार? बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होना। ये किताब का लैंग्वेज नहीं, मेरे किताब का लैंग्वेज है, किसी किताब में ऐसे नहीं लिखता है। हमारा किताब था, जैसे मन किया वैसे लिखे, न्यूटन क्या कहा उसको छोड़ो, बच्चा को क्या समझ में आएगा वही लिख दी, जगह से क्वेश्चन बनेगा। न्यूटन चाचा ये सब बात क्या कहे, यही मिलता जुलता बात कहे, लेकिन हमने उसको अपना लैंग्वेज दिया, और लैंग्वेज ये दिया कि न्यूटन ने जो कहा उसी बात को रिप्रेजेंट करने का खाली तरीका अलग था, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं कि कोई आएगा कहेगा स्टील के एक धारदार हथियार से मार दिया गया, न्यूटन लोग ऐसे बोलते थे। हम सीधा कहते हैं भैया चक्कू से मार गया, बच्चा अपने समझ लेता है स्टील का होवे करेगा, प्लास्टिक के चक्कू से तो मरेगा नहीं। अब बहुत चूसेगा चाटेगा तो कहेगा सोनो का तो हो सकता है। इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। अर्थात 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगा तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा, 5 मिनट से अधिक लगेगा। क्लियर? लेकिन यह बहुत कम तापमान में अंतर के लिए लागू होता है। अगला क्या है सर? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? देखिए सर, एक बात बताएं हम आपको। कहिएगा क्या सर? गुरुजी हम एक बात बताते हैं आपको, आप हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि जो भी सीखते हैं सर, आप जो मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं उसी से हम सीख लेते हैं वो बात। कहेगा नहीं बातें करने आता था, हम बात सीख लेते हैं, इसलिए आप हमारे गुरुजी हैं। इसलिए हे गुरुजी, हे गुरुदेव, आप क्वेश्चन पे सोचने की कृपा करें। क्वेश्चन पे कैसे आप सोचोगे? तो सर गौर फरमाएंगे तब सोचेंगे। कहते हैं थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक। ये तो लड़का कोई नहीं याद करता है, लेकिन पूछ देता है। हम क्या करेंगे, जो हम जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्टीफन ने स्टीफेंस लॉ दिया था, ई समानुपाती टी टू द पावर 4, याद है? ई समानुपाती टी टू द पावर 4, ये स्टीफेंस लॉ दिया था स्टीफन ने। न्यूटन की बात करें तो कभी भी उसने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार के रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था उसका। न्यूटन का शीतलन नियम दिया, न्यूटन का गति का नियम दिया। इसका मतलब हमको नहीं लग रहा है कि जो फिजिक्स पढ़े होंगे कभी न्यूटन के बारे में ऐसा सुने होंगे। क्रिचॉफ्स ने सर धारा और वोल्टेज से रिलेटेड रूल दिया। क्रिचॉफ्स का करंट लॉ है, क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स का ये भी लॉ है कि जितना खाओगे, जितना ज्यादा खाओगे ज्यादा निकालोगे, कम खाओगे तो कम निकालोगे। क्रिचॉफ्स क्या कहते थे? ज्यादा खाओगे तो ज्यादा निकालोगे, कम खाओगे तो कम निकालोगे, यानी क्रिचॉफ्स कहते थे। तो सर मामला ये है, तब ये भी नहीं होगा। तब एक को बच गए दीवार, ये नया टाइप के प्राणी है, एक मार देना है और भाई का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है ना, ये बड़ा परेशान किया था। अब देखिए सर, 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट, इसका मामला है सर, ये खूब परेशान किया ड्राइवर के टाइम में। हम सोचे कहीं पूछ दिया था, बच्चा हमारा घर आएगा, ये सब बात तुम पढ़ाया था, गुरुजी पढ़ा देते हैं। देखिए सर क्या है, फॉर्मूला है Q बाई टी के ए डी थीटा बाई डी एक्स। फॉर्मूला है आपका, लिख लीजिएगा सर, इस फॉर्मूले को जरूर लिखिएगा सर। Q बाई टी हम अपने बुक में भी दे दिए हैं सर, Q बाई टी के ए डी थीटा बाई डी एक्स। बोले उसको मोबाइल लेके आएगा, 10 मिनट बोलिए वेट करेगा। Q बाई टी के ए डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना चला, अब फॉर्मूला में क्या क्या है? K क्या है सर? ऊष्मा चालकता है। क्वेश्चन में तुमको ऊष्मा चालकता के नाम से एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। Q ऊष्मा है सर, T क्या है सर? व्हाट इज T? टी के बारे में अगर हम बात करें तो समय है। ध्यान दीजिएगा सर, डी थीटा यानी थीटा तापांतर है, टी एक्स मोटाई है। बस सब का वैल्यू पुट कर देना है। अगर Q बाई टी, Q ऊष्मा है, लेकिन Q बाई टी अगर कहेगा तो ऊष्मा प्रवाह की दर है, क्योंकि बट्टे में टाइम है। इस सर इस फॉर्मूला पे ना 10-12 को सवाल पूछ दिया, कोई नहीं पढ़ाया था इसको, लेकिन पूछ दिया। पहले इसको लिख लीजिए सर जल्दी से। सारी चीजें सर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपके पैमाने तक पहुंचे सर। ध्यान दीजिएगा सर, Q बाई टी के ए डी थीटा बाई डी एक्स। सर जिन लोगों को डाउट है कुछ भी रिगार्डिंग, हम उसको बता देंगे। K ऊष्मा चालकता है, Q ऊष्मा है, T समय है, थीटा तापांतर है, dx मोटाई है, Q बाई टी ऊष्मा प्रवाह की दर है। इसको सर लिख लीजिए, पहले लिख लिए, लिख लिए। अब देखिए सर क्वेश्चन में आइए, 24 सेंटीमीटर मोटा है, यानी x का मान आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो पहले इसको मीटर में बदल लीजिए, 0.24 मीटर।
ईंट की दीवार आंतरिक 25 डिग्री सी तापमान है, खाली उतना नहीं पढ़ना है, खाली वैल्यू यूज करो। 25 डिग्री सी तापमान हमेशा डिग्री सी में लेना। सतह में नहीं, लुक जाओ, 25 डिग्री सी और बाह्य सतह का तापमान 5 है, तो तापांतर कितना हो गया? तापांतर हो गया सर, ताप में अंतर है थीटा। बता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 - 5 इज इक्वल टू 20। 25 - 5 इज इक्वल टू 20 डिग्री सी। अब कह रहा है दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर, ऊष्मा में कमी की दर यानी Q/T मांग रहा है। ऊष्मीय चालकता दे दिया है के का वैल्यू कितना दे दिया है सर? 0.15। ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? चला आंसर बता क्या हो जाएगा? फिर से हम बता देते हैं सर, 24 सेंटीमीटर मोटा है तो x का मान 24 सेंटीमीटर 0.24 मीटर। आंतरिक सतह का तापमान इतना है और बाह्य सतह का तापमान इतना है, तो तापांतर हो गया 25 में से 5 गया 20। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी? तो सर ऊष्मा में कमी की दर Q/T मांग रहा है, के का मान 0.15 है, बस पुट कर दीजिए सर। यहाँ Q/T मांग रहा है तो चलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये 0.15 है इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है सर? ए क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर। देखिए सर क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सर क्षेत्रफल दिया हुआ है। व्हाट इज द क्षेत्रफल? सर गौर से देखिए, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ लेकिन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है दीवार प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर मतलब ए का मान हो गया 1 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा कितना दिया? 20। अब बटा dx कितना दिया है? x 0.24। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सर प्रति वर्ग मीटर कह दिया, के क्या है? ऊष्मा चालकता है, तो ऊष्मा चालकता दे दिया है तुमको 0.15, पुट कर दिया यहां। ए का मान हो गया प्रति वर्ग मीटर यानी 1। डी थीटा बाई डी एक्स की अगर हम बात करें, डी थीटा तापमान में अंतर है 20 और dx का मान 0.24 हो गया। यू विल गेट द आंसर। बता कितना आया आंसर? व्हाट इज द आंसर? चला 18 का आंसर बता। C4 कैट आ जाएगा 12.5। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। कहता है किसी पीतल की छड़ 109 इतना ई दे दिया, जैसे ही वाला दिया ना तुमको समझ लेना के है। Q/T x में मांग रहा है, के का मान दे दिया है 109 इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04, तो ए का मान के ए 0.04 इंटू दीठ लंबाई 20 सेंटीमीटर। लंबाई 20 सेंटीमीटर मतलब यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री सी तापमान का अंतर हो, तो तापमान में अंतर दे दिया 200 और लंबाई दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला 0.20 आंसर। देखो हम फिर से क्या किए, किसी पीतल की छड़ ऊष्मा चालकता दे दिया 109, तो 109 कर दिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 कर दिए और लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई 20 सेंटीमीटर किधर गया? 20 सेंटीमीटर यहां कर दिया 0.20 मीटर, चूंकि एक्स यहां है और सिरों छड़ के सिरों पर 200 डिग्री सी टेम्परेचर, तो 200 डिग्री सी दे दिया, तो तापमान का अंतर क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू? इस टाइप के न्यूमेरिकल हम अपने बुक में भी आपको दे दिए हैं ताकि आप सर बना पाए। आंसर हो जाएगा C4 कैट 4.36 किलो जूल पर सेकेंड होगा सर। सर कल अगर आप हमको छुट्टी दे देते तो हम अपने भाई का, सर शादी है एक, मेरा भाई मेरे साथ बचपन से अभी तक रहा है, अगर आप हमको कल शाम की छुट्टी दे देते तो सर हम उसकी शादी अटेंड कर लेते। अगर आप लोग दीजिएगा तो, नहीं दीजिएगा तो फिर सर कोई बात नहीं है, फिर नहीं जाएंगे। लेकिन बचपन से हमको लगता है 20 साल हम उसके साथ गुजारे हैं और कल उसकी शादी है। मेरे से छोटा है, हमको तो शादी करने का फुर्सत नहीं है, लेकिन मेरे से 6 महीने का छोटा है, बेचारे का ब्याह हो रहा है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध होगा? तो सर ये यहाँ v दे दिया है, खाली थोड़ा सा धोखा क्या दिया है, यहाँ v न्यू होना चाहिए था, न्यू या n। देखो आवृत्ति को जो है ना न्यू से, n से, f से, ये तीनों से डिनोट करते हैं, इसका प्रॉपर ध्यान रखना। यहाँ न्यू दे दिया है और यहाँ n दे दिया है, यही खाली डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आवृत्ति न्यू n f तीनों होता है, यहाँ न्यू दिया है और यहाँ n दे दिया है, तो यह आंसर होगा n बराबर 1/t। सब जानते हैं आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल। व्हाट इज द आंसर? कल मेरे भाई की शादी है, अगर आप लोग हमको छुट्टी दीजिएगा, गुरुजी हैं आप हमारे, तो 1 टाइप कीजिए, अगर आप छुट्टी नहीं दीजिएगा तो 2 टाइप कीजिए, जे कहिएगा वही कर लेंगे। बोलिए सर। 1 दिन की छुट्टी चाहिए,
अगर आप लोग दीजिएगा तो जाएंगे, एक टाइप कीजिए, नहीं दीजिएगा तो 2 टाइप कीजिए। पक्का? सुबह वाला हम सारा क्लास लेंगे, सुबह वाला फिजिक्स भी लेंगे। अगर आप लोग छुट्टी दीजिएगा, रात में जाके हम रात में ही लौट आएंगे। गिव मी अ परमिशन। वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरी बात कि कितने लोगों को अभी बैच, मेरे बैच की जरूरत है या फुल सिलेबस के बैच की जरूरत है? सर एक बार हमको कहेंगे कि कितने लोगों को मेरे बैच की जरूरत है, मेरे बैच की जरूरत है, तो फिर हम सर इस पर नया बैच हम देंगे, तब अभी से वो चलेगा लेकिन 2 से 2.5 महीने। मेरे बैच की जरूरत है अगर आपको तो 2 टाइप कीजिए, जिनको जरूरत है। जिनको लग रहा है कि नहीं हमको फुल सिलेबस की जरूरत है तो आप 3 टाइप कीजिए सर। और जिनको कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो उसको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम @ अगर फुल सिलेबस देंगे तो हम 299 में देंगे, ऑल सब्जेक्ट विथ करंट अफेयर्स। और मेरा बैच अगर आएगा या इंडिविजुअल आएगा तो @99 पर सब्जेक्ट आएगा। जिनको अगर जरूरत है तो आप 2 टाइप कीजिए, फुल सिलेबस का जरूरत है तो आप 3 टाइप कीजिए। तो फिर सर हम उस पर सोचेंगे, जिसको भी जरूरत है सर। नहीं जरूरत है कोई बात नहीं, कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं। इतने लोगों, मैक्सिमम लोगों को फुल सिलेबस की भी जरूरत है। वेरी गुड। आरके सिंह सर मैथ पढ़ा देंगे आपको सर, शुरू से बेसिक फंडामेंटल से। हम सर दोनों ऑप्शन आपको दे देंगे। वैसे तो सर एडमिशन स्टार्ट है, आप लोगों को शायद नहीं पता, आज से एडमिशन स्टार्ट है। जिन लोगों को जरूरत होगा, जो लोग सर आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, जिनको मेरी वाणी अभी सुननी है, अगर कोई डाउट है तो आप वो रुकेंगे, बाकी चले जाएंगे पढ़ने। तो सर अगर आपका अभी ऑलरेडी एडमिशन चल रहा है, टीचर आप धुरीना नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और उस पर सर एडमिशन चल रहा है। मे बी कि शायद चल ही रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो हम इसके रिगार्डिंग कल वीडियो बनाएंगे, तो कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप एडमिशन के लिए नहीं जाइएगा, झूठ मूठ का बॉक्स जाइएगा, हम बता देंगे कैसे कैसे जाना है। तो आप सर कल ही हम वीडियो बना के सर सुबह में डाल देंगे कि आपको एडमिशन के लिए क्या करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एनटीपीसी का भी सर प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट। अभी तक आपने जो प्रैक्टिस सेट बनाया होगा उससे एक अलग एहसास हम आपको देंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा 3 लेवल में, जिससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप किस लेवल के हैं और कहां पर आपका क्या क्या दिक्कत है। जो भी डाउटेबल क्वेश्चन है विथ प्रीवियस ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, एक भी अपने से सेट किया हुआ फेक क्वेश्चन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। हम देख लिए सर सबको, लगभग 2-3 वाले हैं, तो सर हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बैच, एकदम छोटा सा होगा, मात्र 99 रुपये का बैच होगा, जो हम आपके लिए सर लेकर आएंगे। नहीं तो सर सारा चीज़ फ्री में हम अगर सर पढ़ाएंगे तो हमको तो सर सब कुछ बेच के दे देना पड़ेगा सर। 12 से 14 को स्टाफ, सर 150 रुपया तो दे ही सकते हैं सर, 1 प्लेट खाने का दाम है, वही दे दो गुरुजी को, उसी में गुरुजी संतुष्ट। अगर रेस्टोरेंट में आप खाओगे ना सर, तो 300 रुपया में आपको 1 प्लेट खाना तक नहीं मिलेगा सही से। और यहाँ हम आपको 6 से 7 टीचर देंगे, वो भी 2 से 2.5 महीने डेली। आप इस कुछ ना कुछ हम आप में ऐड ही करेंगे सर, और गुरुजी खुद साइंस पढ़ाएंगे सर, तो आपकी दुनिया में। और 10th वाला भी सर कोर्स हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ओनली फॉर 10th। कल में भी बैच हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।